खेत की उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम गोबर की खाद का सामान्यतः प्रयोग करते हैं, कंपोस्ट का भी प्रयोग करते हैं और इस गोबर की खाद से हमें सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और फसल का अच्छा उत्पादन मिलता है, ये बात सभी जानते हैं। और जो हम ये एफवाईएम गोबर की जो खाद है, इसका जो प्रयोग करते हैं, इससे मिट्टी की भौतिक दशा, रासायनिक दशा में भी सुधार होता है। तो न केवल हमें फसल उत्पादन अच्छा मिलता है, बल्कि मिट्टी की जो दशाएं हैं या जो मिट्टी की गुणवत्ता है या मिट्टी की उर्वरता है, मिट्टी की पोषक देने की जो क्षमता है, उसमें भी अच्छा सुधार होता है। लेकिन बहुत ज्यादा जब हम गोबर की खाद का प्रयोग कर देते हैं, तो हमें उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जो नुकसान ये है कि कुछ पोषक तत्व मिट्टी में ऐसे हो जाते हैं कि वो फसल को नहीं मिल पाते हैं, जड़ें उसको नहीं ले पाती हैं। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि अगर हम गोबर की बहुत ज्यादा खाद प्रयोग कर देते हैं, तो कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिससे फसलों में उनकी कमी आने लगती है। ये बात सुनने में थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है कि गोबर की खाद ज्यादा प्रयोग करने से पोषक तत्वों की कमी हो रही है, जबकि गोबर की खाद डाली ही इसलिए जाती है कि उससे पोषक तत्व मिले। देखिए, अधिकता जो होती है वो किसी भी चीज की बुराई ही करती है। अगर हम कोई चीज बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे तो हमें उसके नुकसान ही होते हैं। चाहे हम खाद दे रहे हों, चाहे हम पानी दे रहे हों, कोई भी चीज हम दे रहे हों, अधिकता हमेशा नुकसान करती है। और ऐसा ही गोबर की खाद के साथ होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा डाल दें तो कुछ पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और उनकी कमी पौधों में आती है, जिससे पौधों का विकास रुकता है और उत्पादन हमें कम मिलता है। और इन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जो गोबर की खाद है, एफवाईएम है, चाहे कंपोस्ट है, इसमें क्या है, ये कार्बनिक पदार्थों से बने हैं। इसमें कार्बन बहुत ज्यादा होता है और कार्बन जो है दूसरे कंपाउंड्स के साथ, दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ बॉन्ड बनाता है, आपस में जुड़ता है। और ये कुछ न्यूट्रिएंट के साथ इतना ज्यादा जुड़ जाता है कि वो न्यूट्रिएंट उससे रिलीज नहीं हो पाते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हमारे जैविक पदार्थ हैं उसमें कार्बन कार्बन है। अब ये कार्बन भी आपस में जुड़ करके एक लंबी चेन बनाते हैं, चाहे हेमिसेलुलोज है, सेलुलोज है, लिग्निन है, बहुत सारे जितने भी हमारे कार्बन कंपाउंड है, ये एक चेन बनाते हैं। और इसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ी होती है, इसी के साथ नाइट्रोजन जुड़ी होती है, इन्हीं के साथ फास्फोरस जुड़ा है, इन्हीं के साथ सल्फर जुड़ा है, कैल्शियम जुड़ा है, मैग्नीशियम जुड़ा है। मतलब जितने भी पोषक तत्व हैं, जिंक जुड़ा है, आयरन जुड़ा है, इन्हीं कार्बन के साथ आपस में जुड़े होते हैं। अब होता क्या है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इस पे अपने काम करते हैं, मतलब एंजाइम्स को निकालते हैं सूक्ष्म जीव, और कार्बन को अपने लिए प्रयोग कर लेते हैं और एंजाइम से कॉपर, जिंक, ये जितने भी हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सब ये रिलीज हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर मुक्त हो जाते हैं और जड़ें इसको ले लेती हैं। एक सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन कॉपर और मैग्नीज की अगर हम बात करें खास तौर से, तो ये कार्बन के साथ बहुत तेजी से, बहुत मतलब मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग, मतलब बॉन्ड बना लेते हैं। इनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है कार्बन कंपाउंड के साथ और इसके कारण ये रिलीज नहीं हो पाते। इसको चिलेशन बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको चिलेशन कहते हैं। चिलेट जो होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चिलेट्स बन जाते हैं। जैसे हम चिलेट जाते हैं, जिंक का चिलेट आता है, फर्टिलाइजर आता है, जिंक ईडीटी आता है, आयरन के ईडीटी आते हैं, वो चिलेट्स हैं। तो उसी तरह की ये प्रोसेस होती है चिलेशन की। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिस कारण से अगर हमने बहुत ज्यादा गोबर डाल दिया है, गोबर खाद डाल दी है, तो कॉपर और मैग्नीज खास तौर से उसके साथ बहुत टाइटली जुड़ जाएंगे। ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये कॉपर है और ये गोरी खाद है, तो इसके साथ अगर ये हल्का जुड़ा है तो आराम से हट जाएगा। लेकिन अगर ये टाइटली बाउंड हो गया, अब ये देखिए नहीं निकल रहा है इसके नीचे से, और अगर मैं इसको हल्के करूंगा तो हल्के से उसमें ये गिरेगा, निकल जाएगा, मतलब सूक्ष्म जीव इसको अलग कर देंगे। लेकिन अगर ये बहुत टाइटली बाउंड हो गया, अब ये नहीं निकल पाएगा। तो मतलब कॉपर इसके साथ फिक्स हो गया, कॉपर और मैग्नीज के साथ चिलेट्स बना लिए, चिलेशन हो गया, अब ये नहीं निकल पाएगा। तो इससे क्या होगा, जो भूमि के अंदर कॉपर और मैग्नीज तो रहेंगे, मिट्टी के अंदर तो रहेंगे, लेकिन ये पानी के अंदर नहीं घुल पाएंगे। जब ये पानी के अंदर नहीं घुल पाएंगे तो जड़ें उसका अवशोषण नहीं कर पाएंगी और पौधों में उसकी कमी आने लगेगी। तो बहुत ज्यादा आप गोबर खाद डाल देते हैं, हद से ज्यादा आप डाल देते हैं, 20 टन डाल दी, 25 टन पर हेक्टर आपने डाल दी, तो ये समस्या आने लगती है। और फिर सबसे पहले कॉपर और मैग्नीज एफिनिटी दिखाते हैं। उसका जिंक भी है, जिंक भी इसके साथ चिलेट कर लेता है, आयरन भी इसके साथ चिलेट कर लेता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो हमें कमी वो सबसे ज्यादा जो चिलेशन प्रोसेस देखने को मिलता है, कॉपर और मैग्नीज के साथ मिलता है। उसके बाद जिंक और आयरन के साथ भी ये समस्या देखने को मिलती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गोबर की खाद हमें नहीं डालनी है।
गोबर की खाद हमें डालनी है, उसी से हमें सारे पोषक तत्व मिलेंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि सूक्ष्म जीव इस पे काम करते हैं और सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही ये पोषक तत्व रिलीज होते हैं, मिट्टी के अंदर मुक्त हो जाते हैं कार्बन से, और वो पानी में घुल करके जड़ों तक मिल जाते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब बहुत ज्यादा कार्बन हो गया है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हमने डाल दिया है। अब ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन के साथ असल में बहुत सारे एसिड्स, बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। इसकी एक पूरी केमिस्ट्री है, ये सीधे कार्बन से जुड़ता है। उसके बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो सकते हैं, फिनोलिक एसिड्स हो सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, और इनमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ये इसमें सब पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और इस कार्बन के कंपाउंड में जो नेगेटिव चार्जेस हैं, फेनोलिक ग्रुप में बहुत सारी चीजें होती हैं नेगेटिव चार्जेस वाली, वो इसके साथ टाइटली बाउंड हो जाती हैं। फिनोलिक एसिड्स हो सकते हैं, फिनोलिक ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, जो इसके साथ पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो इनके पॉजिटिव चार्ज के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देंगे, और फिर वो उसको चिलेशन हम बोलते हैं, और वो फिर उसको रिलीज नहीं कर पाएगा। तो आप जब भी गोबर की खाद डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो रिकमेंडेड रेट है उसी पे आपको डालना है। अगर 10 टन का है तो 10 टन डालना है, ऐसा नहीं हमने 25-30 टन जितना गोबर मिलता है हम एक ही जगह पे डालते जा रहे हैं। आप एक जगह डालते जाएंगे, समस्या आएगी। तो इसके लिए हमें कैसे बच सकते हैं कि ये चिलेशन की समस्या ना आए, पोषक तत्वों की कमी ना हो। फायदे की जगह देखिए हमें नुकसान होने लगेगा, कॉपर की डेफिशिएंसी आएगी, मैग्नीज की डेफिशिएंसी आने लगेगी, जिंक की डेफिशिएंसी आने लगेगी। तो ये जो खास तौर से ये 4 और 4 में से भी 2 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी बहुत जल्दी डेफिशिएंसी आ सकती है बहुत अधिक प्रयोग करने से। तो बार बार मैं इसी बात पे जोर दे रहा हूं कि बहुत ज्यादा प्रयोग करने से, सामान्य प्रयोग करने से नहीं। सामान्य प्रयोग करने से तो ये प्रोसेस होगी और उनकी रिलीज होकर के पौधों को मिलेंगे, इससे हमें फायदा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। अब उपाय क्या है, आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना है, एक ही जगह पे नहीं डालना है कि आपने सारा गोबर एक ही जगह पे डाल दिया तो वहां के जो कॉपर जिंक होगा वो सारे उससे जुड़ जाएंगे। आपको पूरे समान रूप से पूरे खेत में बिखेरना है और मिट्टी के साथ उसे पूरी तह तक मिला देना है, 8-10-15 सेंटीमीटर तक। ये नहीं केवल आपने ऊपर ऊपर मिला दिया तो ऊपर के तत्व ज्यादा इसके साथ बाउंड हो सकते हैं, बना सकते हैं, चिलेट कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है, एक ही जगह पे सारा गोबर का प्रयोग नहीं करना है, कुछ ही जगह पे नहीं करना, पूरे खेत में समान रूप से बिखेर देना है और उसको मिट्टी में गहराई तक अच्छी तरह से मिला देना है, ताकि जो कॉपर जिंक है पूरी तरह से बहुत स्ट्रांग बॉन्ड ना बनाए। तो ये अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कॉपर मैग्नीज की समस्या आ सकती है अगर आप बहुत ज्यादा गोबरी खाद एक ही जगह प्रयोग कर देते हैं, सही से उसे फैलाते नहीं है, सही से उसे मिलाते नहीं है, तो पौधा छोटा रह जाएगा, उसमें पीलापन रहेगा, धब्बे पड़ने लगेंगे, जिंक की डेफिशिएंसी भी आएगी, भूरे धब्बे पड़ेंगे, कॉपर की डेफिशिएंसी आएगी, पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, आयरन की डेफिशिएंसी होगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, पौधा छोटा रह जाएगा, और फिर हम दूसरे प्रकार की खादें प्रयोग करने लगते हैं जबकि उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ये चिलेट्स इतने स्ट्रांग नहीं बनेंगे, जो मैंने पहले प्रोसेस बताया इस तरह से रहेंगे और रिलीज हो जाएंगे, पौधे को मिलते रहेंगे। आशा है मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी। मैं डॉक्टर अमित भटनागर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग कृषि महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं, और मेरा प्रयास इस चैनल के माध्यम से किसान भाइयों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए आप के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान। इस चैनल में बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, लेकिन कृषि किसान विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए लाभकारी है, आप उसको देखें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।